तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉलिनॉइड पढ़ा था और सॉलिनॉइड के कारण से फॉर्मूलेज वगैरह निकाले थे। ये जो डेरिवेशन बताया मैंने, ये डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा क्या बोलूँ, हाईटेक बोल दो। और ये जो फॉर्मूलेज हैं बस इसी की ज़रूरत है, यही काम आएगा। और जो डेरिवेशन ऊपर दिया है मैंने, इसका डेरिवेशन जो रियल में है वो रियल में तुम्हें एम्पियर सर्किटल लॉ जब पढ़ेंगे उसमें कराया जाएगा। तो ये सारे चीज़ हैं डेरिवेशन। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें। तो हमें दो फॉर्मूलेज याद होने चाहिए हमेशा, एक तो इनफाइनाइट सोलिनॉइड के लिए और एक सेमी इनफाइनाइट के लिए। इनफाइनाइट के लिए ये फार्मूला होता है, हमें याद रखना है, दैट इज़ म्यू नॉट एन आई। और सेमी इनफाइनाइट के लिए जस्ट उसका आधा हो जाएगा, जैसे सोलिनॉइड से मैं बाहर निकलूँगा। तो दीज आर आइडियल सोलिनॉइड, जिसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो काफ़ी छोटा है या फिर इसका जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ा है, जिसको हम लोग इनफाइनाइट सोलिनॉइड बोलते हैं। और अगर हमें फार्मूलाज यूज़ करने होंगे तो ये फार्मूला यूज़ करूँगा। रेयरली क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें याद होना चाहिए, म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा, ये फार्मूला हमारा हो सकता है। तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सिंपल सा। जैसे कि मान लो बोल दिया गया एक सोलिनॉइड है और इस सोलिनॉइड पे मुझे इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कितना होगा। और डिस्टेंसेस वगैरह गिवन है, इस जगह से डिस्टेंस दिया गया है, डेट इज़ 2 मीटर। इस जगह से डिस्टेंस दिया गया है, डेट इज़ 4 मीटर। और ये डिस्टेंस दिया गया है, रेडियस दिया गया है, डेट इज़ 3 मीटर। इसको 3 कर लेते हैं अपन लोग, 3 मीटर, ठीक है। तो पूछा गया पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। सॉल्व करो इसको। तो सॉल्व करते हैं इसको। बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूलेज अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो ये जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा, इसमें से हम लोग देख सकते हैं दिस इज 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री। तो अब इस एंगल को पुट कर लेंगे इसमें, डेट इज 37 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक लेंथ वाला भी फार्मूला है, लेंथ वाला में ज़्यादा थोड़ा याद रखना पड़ता है, बेटर है कि एंगल वाला फार्मूला यूज़ करो, आसानी से क्वेश्चन बनेगा। तो ये आ जाएगा आंसर, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस 45 प्लस कॉस 37। अब इन दोनों के वैल्यूज़ हमें पता है, पुट कर सकते हैं। कॉस 45 1/√2 प्लस हो जाएगा 4/5। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बेसिक एक क्वेश्चन दे दिया था मैंने प्रैक्टिस के लिए। चलो अब आगे चलते हैं, जो कि हम लोग इम्पॉर्टेंट पार्ट में आ गए हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इसके बाद फिर हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ आएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, है ना। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था गॉस लॉ। उसी तरीके से यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जानेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ को बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला तो ये प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ पे जाकर के एंड होते हैं। ये कब ट्रू है, अगर बार मैग्नेट के आउटसाइड है तो। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे
बार मैग्नेट के इनसाइड और आउटसाइड हमें अलग तरीके से दिखते हैं। जैसे कि मैं पहले फिगर बना देता हूँ और स्टेटमेंट तो लिख ही सकते हैं हम लोग बाद में। मान लो कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल इस तरफ है और साउथ पोल इस तरफ है, और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं नॉर्थ पोल से बाहर निकलते हैं और साउथ पोल पे जाकर के एंड होते हैं। सेम वे में हर एक जगह होगा, ठीक है। ये मैं लाइंस बना देता हूँ पहले, ऐसा होगा। लेकिन वही अगर मैं इनसाइड द बार मैग्नेट जाऊंगा तो इनसाइड द बार मैग्नेट हमारा थोड़ा डिफरेंट होता है, डेट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, और ये ऐसा होता है। तो फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में होता है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के केस में किस डायरेक्शन में होता है, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is from north pole to south pole outside the bar magnet, and from south pole to north pole inside the bar magnet। तो आई थिंक ये चीज़ तुम लोग को पहले से पता होगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, पहले मैंने अभी बता भी दिया था ये चीज़। तो सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। पहला चीज़ तो तुम्हें डायरेक्टली ऊपर दिख गया कि ये नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड होता है और इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ होता है, जिसके कारण से ये लूप में मुझे दिखेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट इन ए लूप, सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट इन लूप। तो ये लूप में एग्जिस्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लूप में रहेगा, ठीक है, कोई भी एक डायरेक्शन में। वही अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कभी भी लूप में नहीं होता है, वो लूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा। बराबर है, क्यों नहीं करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के कारण से हम लोग क्या बोल सकते हैं, लूप में वर्क डन क्या होना चाहिए? ज़ीरो। लूप में वर्क डन ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन अगर तुमने लूप में ही इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया तो फोर्स जो लगेगा चार्ज पे ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो वर्क कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वर्क विल बी पॉजिटिव। लेकिन होना चाहिए था वर्क ज़ीरो क्योंकि तुम तो एक लूप में आए, इनिशियल यहाँ पे थे, फाइनली घूमते हुए फिर से यहीं पे आए। तो ये रीज़न है जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये किसके लिए है? अगर कोई चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला तो। एक और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में ही पढ़ेंगे, वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके अलग प्रॉपर्टी होते हैं, खैर वो हम लोग वहाँ पे सीखेंगे। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच एग्जिस्ट इन लूप। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते थे, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
never crosses each other. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, मतलब कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इस डायरेक्शन में है तो ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में कभी भी नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा ही था। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर ये इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में है तो इस लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो दो हो जाएगा, एक या तो ये हो जाएगा। सो बोथ डायरेक्शन आर नॉट पॉसिबल एट ए सिंगल पॉइंट। वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि इस वाले के कारण से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और दूसरे वाले के कारण से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो ये सिंगल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसीलिए ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। फोर्थ पे आते हैं, डेट इज़ अभी जैसे हमने बता दिया टेंजेंट है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पता था, तो कुछ चीज़ है यहाँ पे वो से हम समझते हैं। टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस gives us the direction of magnetic field at that point, but it does not give the direction of force at that point। इसीलिए इसे हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी नहीं बोलते हैं। सो इट इज नेवर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा कुछ और होता है। तो दोनों पार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। मान लो कि पहले मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, लेट्स से कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ऑफ कोर्स किसी भी लोकेशन पे, किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट को ड्रॉ किया तो ये जो टेंजेंट होगा ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को लोकेट करेगा, मतलब डायरेक्शन को बताएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। हालांकि हमारा इंस्टेंटेनियस जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन चेंज होते जाएगा, हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा। लेकिन तुमने अगर इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज रखा है तो दिस डायरेक्शन विल नॉट बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। ठीक है, सो दिस डायरेक्शन will not be the direction of force on the charge particle। लेकिन वही अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखें तो ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी भी लोकेशन पे जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो ये क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इसी लोकेशन पे मैं एक चार्ज पार्टिकल रखूं तो यही डायरेक्शन मुझे फोर्स का भी डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। बात समझ में आ रही है क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इस तरीके से हमें दोनों का डिफरेंस पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के सिमिलर ही है, ये कौन सा था, पॉइंट 4। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना ज़्यादा
क्लोजली पैक्ड होगा, जितना ज़्यादा डेंसर होगा, उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में हम लोग बोलते हैं, वैसा ही हम लोग यहाँ पे भी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड will be stronger where the density of field lines are high, or where the lines are closer। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते थे, चलो इसको समझते हैं। देखो फिगर कैसा है कि एक बार मैग्नेट ले लेते हैं पहले, और फिर उससे लाइंस बाहर निकलते हैं, तो कैसा दिखेगा? ये बार मैग्नेट, कोई भी नॉर्थ पोल है लेट से, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे होंगे। और जनरल में इस तरीके से दिखाया जाएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस तरीके से, और 2 पॉइंट दिया जाएगा, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो किस जगह पे ज़्यादा है, ए पे या फिर बी पे। तो तुम इस जगह से कंपेयर करो, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। ये लोकेशन पे तुम्हारा ए है और इस लोकेशन पे बी है, तो मैग्नेट से मैं जितना ज़्यादा दूर जाऊंगा उसकी इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी, जितना पास रहूँगा उतना ज़्यादा, और जितना पास में रहूँगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उतनी ही ज़्यादा होंगे, है ना, इस जगह पे ज़्यादा डेंसर होंगे। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ए पे ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ए पॉइंट पे ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम लोग इसी तरीके से बोलते थे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डेट इज 6th। तो नेक्स्ट पॉइंट भी कुछ मिलता जुलता ही है। क्या बोला गया है? डेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी, number of magnetic field lines are directly proportional to the pole strength of the bar magnet या फिर डायपोल। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो कि मेरे पास कोई एक बार मैग्नेट है और इसका पोल स्ट्रेंथ जो है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, प्लस ऑफ एम है, तो इससे 1 2 3 लाइंस बाहर निकल रहे हैं। तो अगर मैं इसके पोल स्ट्रेंथ को जस्ट डबल कर दूं, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइंस बाहर निकल रहे थे वो भी जस्ट डबल हो जाएंगे। तो अब कितने लाइंस बाहर निकलेंगे? 6। इस तरीके से तो टोटल 6 लाइंस इससे बाहर निकलेंगे। पहले कितने निकल रहे थे? 3 लाइंस बाहर निकल रहे थे।
तो जितना ज़्यादा पोल स्ट्रेंथ होगा उतने नंबर ऑफ लाइंस बाहर निकलेंगे। और ये बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर मैं प्रीवियस प्रॉपर्टी देखूं तो वो क्या बता रहा था, जितना ज़्यादा डेंसर होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। तो अगर प्लस ऑफ एम है और प्लस 2m है, तो प्लस m के केस में कोई भी एक मैग्नेट को मैं रखूँगा तो उस पर कम फोर्स लगाएगा इन कंपैरिजन विद दिस वन। इसका मतलब इस केस में ज़्यादा फोर्स लगा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, और डेंसिटी ज़्यादा होने के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होने चाहिए, ज़्यादा। तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज़ था जिसमें कि हम लोगों ने अच्छे तरीके से पॉइंट समझ लिया। अब इसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, बोर्ड के हिसाब से भी और जेई के हिसाब से भी। इससे काफ़ी हद तक क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व होते हैं और काफ़ी हद तक क्वेश्चंस इसी से पार्ट से भी आते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। बहुत लोग इसको फ्लक्स से रिलेट करते हैं, लेकिन ये फ्लक्स से रिलेशन इसका कुछ नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स अलग चीज़ है और एम्पियर सर्किटल लॉ अलग चीज़ है। वैसा बिल्कुल मत समझना कि गॉस लॉ में हम लोगों ने देखा था कि वो फ्लक्स से रिलेशन था, तो एम्पियर सर्किटल लॉ भी उसी के जैसा दिखता है, लेकिन वो फ्लक्स से उसका रिलेशन नहीं होता है। तो पहले ही मैं इस बात को बता देता हूँ, इसका फ्लक्स से कोई रिलेशन नहीं है। एम्पियर सर्किटल लॉ ज़रूर गॉस लॉ की तरह दिखेगा, चीज़ें एकदम गॉस लॉ की तरह ही लगेगी हर एक चीज़, लेकिन ये फ्लक्स से रिलेशन नहीं रखता है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सेंटेंस हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो बोला गया साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन। अब ये जो चीज़ मैंने लिखा है इसी को ही समझना है हम लोग को, ये क्या चीज़ लिखा है अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले मैं अब इसको सेंटेंस में लिख लेता हूँ और इसको समझा भी देता हूँ। सेंटेंस में लिखने से पहले मैं इसको समझा देता हूँ। मान लो कि बहुत सारे ढेर सारे हमारे पास वायर्स हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहे हैं। एक वायर हो गया, दूसरा वायर हो गया, तीसरा वायर हो गया, चौथा वायर हो गया, बहुत सारे वायर्स हो सकते हैं I1। और उसमें करंट के डायरेक्शन को भी मैं रिवर्स कर लेता हूँ। लेट्स से जो करंट का डायरेक्शन है वो थोड़ा चेंज किया हुआ है। इसमें इस डायरेक्शन में है I2, इसमें इस डायरेक्शन में I3 और इस डायरेक्शन में I4 है। तो थोड़ा बहुत बातें तुम्हें पता ही होगा कि ये साइक्लिक इंटीग्रल होता क्या है, बी क्या होता है, डीएल क्या होता है, म्यू नॉट आई इन क्या होता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा गॉस लॉ से, तो गॉस लॉ में क्या गिवन था, गॉस लॉ में गिवन था साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ था। और गॉस लॉ में हम लोगों ने देखा था कि क्यू इन क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता था, इनक्लोज्ड चार्ज, या फिर जो भी तुमने लूप बनाया है उसके अंदर में कितना चार्ज है। एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है। डीएस किस बात को डिनोट करता था, इनक्लोज्ड एरिया को, है ना, एरिया, वो जो तुमने गॉसियन सरफेस बनाया है उसका एरिया। और ई किसको डिनोट करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड को। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो तुम्हारे हर एक चार्जेस के कारण से था, वेदर इट इज इनसाइड द लूप और आउटसाइड द लूप। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ द चार्जेस प्रेजेंट आउटसाइड एंड इनसाइड। सेम मीनिंग यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड डी एल और म्यू नॉट आई इन का है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने एक लूप कंसिडर करा ऐसा। सो दिस इज इमेजनरी लूप, और इस इमेजनरी लूप में मैं एक डायरेक्शन को चूज करूंगा। तो डायरेक्शन कैसे हम लोग चूज करेंगे, किसी भी करंट कैरिंग वायर के डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम कर लो, ठीक है।
जनरली हम लोग ऊपर एज्यूम कर लेते हैं या फिर नीचे एज्यूम कर, तुम लोग किधर भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन जिधर भी एज्यूम करा है पूरे क्वेश्चन के लिए वही डायरेक्शन एज्यूम करके तुम्हें सॉल्व करना है। तो लेट्स से कि क्योंकि देखो इधर डी एल वैक्टर दे रखा है और बी दे रखा है और इस जगह पे आई इन दे रखा है, तो आई इन को पॉजिटिव और नेगेटिव तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना। जैसे मैंने क्यू इन पॉजिटिव नेगेटिव मिलता था, क्यू इन तो पॉजिटिव नेगेटिव होना आसान था क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस थे और नेगेटिव चार्जेस थे, लेकिन यहाँ पे क्लोज्ड इनसाइड में एक पॉजिटिव डायरेक्शन तो लेना पड़ेगा। तो लेट्स से दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव और जो भी करंट नीचे की डायरेक्शन में जा रहे होंगे उसे नेगेटिव बोला जाएगा। सामने बोल दिया। तो दिस इज लूप 1 और इस लूप 1 में अगर मैं एम्पियर सर्किट लॉ लगाऊंगा तो उसको ऐसे करके लिखूंगा, डेट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल डॉट प्रोडक्ट में ही रहेगा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन। आई इन कितना हो जाएगा, आई वन पॉजिटिव होगा, आई टू नेगेटिव होगा, आई थ्री पॉजिटिव होगा और आई फोर को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि आई फोर लूप के आउटसाइड है। और बी और डीएल में क्या लिखना है वो हमारा बात का बात है, वो हम लोग बाद में लिखेंगे, साइक्लिक होता है यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि हमारा बी क्या है हर एक चीज़ को। सो बी इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू all current carrying wire present inside or outside the loop। ये हो गया। आई इन क्या है हमारा, इट इज द नेट करंट इनसाइड द लूप। और पॉजिटिव और नेगेटिव मुझे डायरेक्शन को देख करके लेना है। अब डीएल की बात करते हैं। सो डीएल इज द, डीएल क्या होगा हमारा, एलिमेंट, द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द इमेजिनरी लूप। एलिमेंट ऑफ द इमेजिनरी लूप। और क्या चीज़ है, वो जो साइक्लिक इंटीग्रल है उसका क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक इंटीग्रल। और साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब कि तुम्हें इंटीग्रेशन एक लूप में करना है। इंटीग्रेशन इन ए लूप, जिस जगह से स्टार्ट किए हो वापस से घूम फिर करके उसी पॉइंट पे आना पड़ेगा, तब ये एक लूप कंप्लीट होगा। और इंटीग्रेशन हमेशा लूप में ही होना चाहिए, तो इसे हम लोग साइक्लिक इंटीग्रल बोलते हैं। तो इसको मैं सेंटेंस में अब लिखता हूँ, एम्पियर सर्किट लॉ। तो बोला जाएगा द लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड लूप ओवर ए क्लोज्ड लूप in any space in any space of magnetic field is equals to the is equals to the product of
प्रोडक्ट ऑफ, क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ परमिएबिलिटी, है ना, परमिएबिलिटी विथ टोटल करंट, विथ टोटल करंट इनसाइड द लूप। और यहाँ पे मैंने डॉट प्रोडक्ट लिखना भूल गया, द लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड लूप इन एनी स्पेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डॉट दिया है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, तो ये चीज़ को भूलना मत, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगर बोला गया कि इफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl इज इक्वल्स टू 0, then magnetic field at that location is 0। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है सर। बोलो। फॉल्स है सर। क्यों होगा फॉल्स, रीजन? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने देखा था ना गॉस लॉ में, सेम रीजन यहाँ पे भी वैसा ही होगा। चार्ज अंदर, नेट चार्ज अंदर जीरो होगा चार्ज सर, ही नहीं है बाहर तो कैसे होगा? नहीं, नेट चार्ज, नेट करंट तो हमारा ज़ीरो हो सकता है ना, इक्वल्स टू ज़ीरो कर दिया, तो मुझे कमेंट मैग्नेटिक फील्ड पे कमेंट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा कि नहीं होगा। तो ज़ीरो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो, सॉरी, इस चीज़ का ये जो पूरा टर्म है, इस टर्म का ज़ीरो होने का दो रीज़न हो सकता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाए या फिर एंगल ज़ीरो हो जाए, क्योंकि इसको अगर एक्सपैंड करके लिखो तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस थीटा बनेगा। डॉट प्रोडक्ट तो ऐसे ही एक्सपैंड करते हैं ना, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो दूसरा रीज़न क्या है ज़ीरो होने का, या तो एंगल ज़ीरो हो जाए और एक रीज़न मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ज़ीरो बोल दिया तो मैग्नेटिक फील्ड ही ज़ीरो होगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इफ़ बी डॉट डी एल, साइक्लिक और बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन वी कैन नॉट से that the magnetic field is 0, because there are two possibilities, which is either magnetic field should be 0 or the angle between the dl vector and the magnetic field vector is 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो इस केस में भी हमारा ये साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ज़ीरो हो सकता है, और इसे हम लोग देखेंगे। मान लो कि डी एल वेक्टर इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच का एंगल हुआ 90 डिग्री। तो इस केस के लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें डेरिवेशंस हैं मोस्टली, तो जो कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स वगैरह में आएंगे। तो पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, ये जैसे मान लो वायर है जो कि इनफाइनाइट है और करंट कैरिंग है, तो मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आर लोकेशन पे, प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस ऑफ इन्फिनिटी। हेडिंग डाल देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेशन करने के लिए हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या किया, आर डिस्टेंस पे गया और आर डिस्टेंस पे मैंने एक लूप बनाया, ये इस तरह का लूप होगा और इस लूप में मैंने लगाया एम्पियर्स सर्किट लॉ। तो ये डिस्टेंस है आर और एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोलता है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन मतलब जो डेरिवेशन है, क्योंकि आगे के डेरिवेशंस तुम्हें करने पड़ेंगे। तो मैंने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम कर लिया और मुझे इस लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या मैं बोल सकता हूँ लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, हाँ या ना, है ना? हाँ सर। बिल्कुल कांस्टेंट होगा। और डीएल का डायरेक्शन किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डीएल का डायरेक्शन सेम होगा। जैसे कि मैं किस पॉइंट, इस पॉइंट पे बनाता हूँ, अगर डीएल का डायरेक्शन देखें और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो डीएल इतना छोटा सा होगा वेक्टर जो कि सेम डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा। चाहे कोई सा भी पॉइंट ले लो, तुम कोई सा भी पॉइंट ले लो, सेम वैसा ही होगा मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का डायरेक्शन क्या होने वाला है, सेम। तो इसको मैं अब इस तरीके से ओपन करूँगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन को अब मैंने कर दिया आई, क्योंकि इनसाइड चार्ज सॉरी इनसाइड करंट अब सिर्फ आई है। अब क्या कर सकते हैं, इसको थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट तो मैंने हटा दिया, कॉस कितना हो जाएगा 0 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ ताकि लास्ट में हम लोग इस सभी स्टेप को स्किप कर सकते हैं। कॉस 0 हो जाता है हमारा 1, तो पुट कर लिया 1 और मैग्नेटिक फील्ड हर एक जगह पे इस लूप के हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है, तो बी को निकाल लिया मैंने बाहर और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। अब साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीएल का इंटीग्रेशन अगर मैं इस जगह से चलूँ और लूप में चलते हुए इस जगह पे आ जाऊँ तो कितना लेंथ हमने चल लिया, 2 पाई आर। तो इस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीएल का मतलब हो गया बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। सो मैग्नेटिक फील्ड will be equals to mu naught I by 2 pi r। क्या यही फॉर्मूला था हमारा इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण से? हाँ सर। यही था, बिल्कुल। तो एम्पियर सर्किट लॉ से हम लोग फॉर्मूलेज वगैरह निकाल सकते हैं, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं इंटीग्रेशन से तभी बाहर निकाल पाया जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या फिर जो लूप हमने एज्यूम करा वो सिमेट्रिकल है। अगर नॉन सिमेट्रिकल होंगे सिचुएशंस तो हम लोग उसके लिए नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं लेकिन फॉर्मूला नहीं निकाल पाएंगे, एक एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि अगर कोई एक फाइनाइट वायर है तो इसके कारण से हम लोगों ने आंसर निकाला हुआ है, बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू साइन अल्फा प्लस, है ना, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस थीटा डाउन, ये हम लोगों ने लिखा था। तो ये फार्मूला था, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने इंटीग्रेशन वगैरह करा था, बहुत सारे काम करे थे, लेकिन अगर एम्पियर सर्किट लॉ लगाएं तो इससे हम लोग ये चीज़ नहीं निकाल पाएंगे। तो ये बस इसका लिमिटेशन। आगे चलते हैं। अब मैं निकालता हूँ कि एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, और उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए
cylindrical current carrying wire. cylindrical current carrying wire, तो cylindrical current carrying wire कैसा होगा, मैं कैसे बताऊं। डिस वायर का देखा है, डिस एंटीना का वायर, बीच में प्लास्टिक होता है और उसके ऊपर इस तरीके से लगा होता है वायर्स, देखा है क्या कभी? ऐसा वायर्स होता है, हाँ सर। है ना। दिस इज सिलेंड्रिकल वायर। अब इसको तुम पूरा का पूरा सॉलिड कर दो तो जो करंट है इस तरीके से फ्लो करेंगे, बस इसके सरफेस पे, सिर्फ सरफेस पे फ्लो करेंगे, और इनर कोर तो है नहीं इसके पास, तो इनर में कुछ भी नहीं फ्लो करेगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे फ्लो करेंगे। तो काइंड ऑफ वैसा ही सिचुएशन है मेरे पास। और ये हमारे पास एक सिलेंडर है और इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है और इनफाइनाइट है, तो प्लस ऑफ इन्फिनिटी तक गया हुआ है और ये इधर भी इन्फिनिटी तक गया है, माइनस इन्फिनिटी तक। तो अब दो लोकेशंस हैं, अगर इसका मैं एक्सिस देखूं तो एक्सिस दो बनेंगे, सॉरी एक्सिस नहीं, मतलब दो लोकेशंस बनेंगे, एक एक्सिस बनेगा। तो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस से मैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। ए पॉइंट को बोला जाएगा इनसाइड, बी पॉइंट को बोला जाएगा आउटसाइड। तो मुझे इन दोनों लोकेशन पे निकालना। सबसे पहले मैं इनसाइड के लिए निकाल लेता हूँ, फर्स्ट इनसाइड। इनसाइड मतलब कि इसका रेडियस कैपिटल आर है और स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो इनसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला लगा दो, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन। तुम मुझे बताओ, अगर मैंने एक छोटा सा लूप बनाया इस जगह पे इस तरीके से, तो इस लूप के इनसाइड में कोई भी करंट है क्या? नहीं है सर। कुछ भी करंट नहीं आ रहा है, तो आई इन तो हो गया ज़ीरो और ये साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल बनेगा। तो अब यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे ज़ीरो बोलूँ? अगर इसको ओपन करता हूँ, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इंटू कॉस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, कॉस थीटा, है ना। तो एंगल तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, एंगल के बारे में क्या बताएं, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो तुम एंगल्स के बारे में कुछ बता ही नहीं सकते, बराबर है। तो यहाँ पे अगर होता भी, लेट्स से कि मैग्नेटिक फील्ड होता, तो वो सिमेट्रिकली लूप में ही एग्जिस्ट करता, तो उस केस में जो एंगल होता वो कितना होता, 0 डिग्री ही होता। अगर लेट्स से होता मैग्नेटिक फील्ड तो भी कितना होता, 0 डिग्री ही होता। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये टर्म तो हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता है, ये टर्म भी हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता है। लास्ट एक ही बचता है कि मैग्नेटिक फील्ड उस लोकेशन पे ज़ीरो, तब जाकर के मैंने कंक्लूड करा। अब आउटसाइड के लिए देखते हैं। आउटसाइड काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आउटसाइड के लिए तो मैंने एक्सिस से आर डिस्टेंस पे गया और फिर से एक इमेजनरी लूप सेलेक्ट करा और इस इमेजनरी लूप के लिए मैंने, और करंट जो है बिल्कुल सरफेस पे ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, और ये इमेजनरी लूप के लिए मैंने साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन का फॉर्मूला लगा दिया। जो टोटल करंट होंगे इससे आई फ्लो कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे म्यू नॉट इंटू आई लिख दिया और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इंटू कॉस थीटा होगा। हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वायर के जैसा ही ये दिख रहा है,
और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑलवेज टेंजेंशियल होगा इस लूप के, और डीएल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो थीटा कितना होने वाला है इसमें, 0 डिग्री होने वाला है। वैल्यूज़ को पुट कर लेता हूँ, और हर एक लोकेशन पे फिर से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो बी को मैं बाहर निकाल दिया, तो सिर्फ ये बचेगा। और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीएल क्या बचेगा, 2 पाई आर आएगा, म्यू नॉट इंटू आई। सो बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये फार्मूला देखो तुम ध्यान से, ये फार्मूला जस्ट प्रीवियस केस के फार्मूला के जैसा आया है। मतलब कि ये जो सिलेंडर तुमने बनाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चाहे तुम सिलेंड्रिकल शेप में रखो, चाहे एक सिंपल वायर रखो, अगर सेंटर से आर डिस्टेंस पे है तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला सेम ही होगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, देखो ग्राफ कैसा होगा। दिस इज डिस्टेंस, एक्स बोल लेता हूँ इसको मैं, एंड दिस को बोल लेता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अगर हमारा सिलेंडर था तो आर डिस्टेंस तक मैं गया, तो आर डिस्टेंस तक तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ज़ीरो था, कुछ नहीं था मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे मैं बाहर निकला, तो मैग्नेटिक फील्ड अचानक से बढ़ गया, और फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो कंटिन्यूसली डिक्रीज होने लग गया, कंटिन्यूसली घटने लग गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा कितना, वो भी हम लोग लिख सकते हैं चाहे तो, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, कैपिटल आर, ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया क्या? सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और उसका ग्राफ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, और इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है 0। अब दूसरा केस करते हैं हम लोग कि अगर हमारा सॉलिड सिलेंडर होगा तो क्या करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड cylindrical current carrying wire, तो मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है ऐसा, और उसका मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, ये उसका एक्सिस, और क्योंकि ये सॉलिड है तो अब इसके कोर से भी करंट फ्लो कर सकता है, और ये इनफाइनाइट है, ऑब्वियसली इनफाइनाइट नहीं होगा तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी तक है। इस तरीके से ये सॉलिड है कि जो करंट है इस पे सरफेस पे फ्लो कर रहा है, और साथ ही साथ इनर कोर में भी फ्लो कर रहा है, सॉलिड। इसका रेडियस को मैं आर बोल लेता हूँ, दिस इज आर। और मुझे दो लोकेशंस पे निकालना है, कि इनसाइड और आउटसाइड के लिए। तो फर्स्ट इनसाइड, जिसमें कि हमारा रेडियस से छोटा होना है, और दूसरा आउटसाइड के लिए, जिसमें कि रेडियस से बड़ा होने वाला है, मतलब बाहर जाने वाले हम लोग। तो दो लोकेशंस एज्यूम कर लेते हैं, एक ए लोकेशन इस पॉइंट पे,
तो एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे। तो मैंने एक लूप एज्यूम कर लिया ऐसा, और लूप जब एज्यूम करेंगे तो मुझे इनसाइड करंट निकालना होगा। तो आउटसाइड और इनसाइड पहले निकालते हैं। आउटसाइड का पहले निकाल लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी है क्योंकि प्रीवियस केस के जैसा ही मिलने वाला है। तो ये अगर पॉइंट आउटसाइड है आर, तो लूप बनाओ, बना लूप, और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एन। सेम वे में हर एक चीज़ करेंगे। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एन। और टोटल करंट में आई एज्यूम कर रहा हूँ कि इस पूरे कोर से जो करंट फ्लो कर रहा है डेट इज आई। टोटल करंट, और थीटा कितना हो जाएगा इस जगह पे, फिर से वही चीज़, ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है और डीएल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है ऐसा। तो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो थीटा आने वाला है दैट इज़ 0 डिग्री, और थीटा 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1। और फिर से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है हर एक लोकेशन पे, तो बी आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई बचेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू, ये वैल्यू हो जाएगा पूरा का पूरा 2 पाई आर, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करा हमने इस लेंथ के लिए, ये 2 पाई आर हो जाएगा। सो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। और ये काफ़ी आसान रिलेशन, एक सिंपल वायर के कारण से जो फार्मूला होता है सेम फार्मूला। अब हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें कि इनसाइड निकालेंगे। तो ये हमारा लूप इनसाइड के लिए, ये देखो। तो मुझे पहले इनसाइड करंट निकालना होगा कि इनसाइड करंट है कितना। तो करंट डेंसिटी हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, डेट वाज आई डिवाइडेड बाय ए होता है, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो ये करंट डेंसिटी निकल गया। अब यूनिटरी मेथड से निकाल लो कि अगर हमारा रेडियस आर है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर के लिए कितना करंट आएगा। सो आई इन विल बी इक्वल्स टू करंट डेंसिटी इनटू एरिया, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो इसका आंसर आएगा, जे का वैल्यू पुट कर लो या फिर जे में ही रहने दो, जे इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हम लोग फार्मूला अब लगाएंगे, और फार्मूला क्या है, एम्पियर सर्किट लॉ, दैट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। तो आई इन हमने निकाल लिया, बी डॉट डी एल की बारी है। तो क्या मैं फिर से मैग्नेटिक फील्ड हर एक लोकेशन पे कांस्टेंट बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, बोलो जल्दी से सभी कोई। बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं ना। और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही क्या डीएल के बीच का, डीएल का डायरेक्शन होगा। हाँ सर। तो फिर से थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और कॉस 0 हो जाएगा 90, सॉरी कॉस 0 हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन ऐसे रहने देता हूँ मैं। अब नीचे आता हूँ मैं। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, बी को मैं बाहर निकाल लूँगा, डी एल हो जाएगा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, और आई इन का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, डेट इज जे इंटू पाई आर स्क्वायर, जे इंटू पाई आर स्क्वायर। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल ये कितना हो जाएगा, उसका सरकमफेरेंस
विच इज़ 2 πr, b से मल्टीप्लाई कर लो, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे इंटू पाई आर स्क्वायर। कैंसिल आउट होगा एक आर, पाई से पाई गया और एक आर से आर कैंसिल आउट होगा, तो b कितना हो जाएगा, b विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे बाय म्यू नॉट जे आर बाय 2। ये फॉर्मूला याद रखना है हम लोग को, वेयर जे इज़ कांस्टेंट। तो पहले वाले के लिए मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, दूसरे वाले के लिए बोल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अब इधर से मैं रिलेशन निकाल लिया है, इसका ग्राफ बना लूँगा। ग्राफ कैसा बनेगा, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज एक्स। जब तक कि मैं सिलेंडर के आर रेडियस तक नहीं पहुंच जाता हूं तब तक मैं इनसाइड रहूँगा, और इनसाइड के लिए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो लीनियरली इंक्रीज होगा। इधर से हुआ लीनियरली इंक्रीज, उसके बाद फिर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ऐसा कंटिन्यूस ग्राफ है, सो एक्स इज इक्वल्स टू आर पे या फिर आर इज इक्वल्स टू आर पे ये रिलेशन आएगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, कहीं कहीं पे हम लोग डायरेक्टली इसको याद यूज़ करेंगे, म्यू नॉट जे आर बाय 2, वेयर जे इज़ कांस्टेंट और जे का वैल्यू कितना है, आई बाय पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर वाला। ये चीज़, चलो तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। देखो यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो कि कहाँ पे क्या किया, नहीं तो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। तो अभी जो हम लोगों ने ऊपर डेरिवेशन करा था ना इतना हैवी सा, वो डेरिवेशन अब वापस से होने वाला, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है डेरिवेशन। तो सोलिनॉइड होता क्या है, एक बड़ा सा ट्यूब ले लिया और ट्यूब के ऊपर बहुत सारे वायर्स को रैप कर दिया और बन गया सोलिनॉइड। तो लेट से इस तरीके से वायर रैप किया गया है, इसके ऊपर ढेर सारे वायर्स रैप कर दिए गए होंगे, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ऐसा। तो मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है मुझे इस पे, तो मुझे एक लूप एज्यूम करना पड़ेगा। अब लूप में लूँ तो कैसा लूँ, वो समझो बात को। तो पहले इसको मैं कट कर देता हूँ बिल्कुल आधा, हाफ। तो कट करने पे ये ऐसा दिखेगा, थोड़ा नीचे बनाता हूँ। इससे जो करंट होंगे हर एक लोकेशन पे देखो बाहर आता हुआ दिखेगा, तो इसको मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, डॉटेड लाइन से। और इसमें करंट हर एक जगह पे अंदर जाते हुए दिखेगा, ऐसा। और जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड किधर होंगे, बिल्कुल अगर इधर से देखो तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो ऐसे होंगे,
हमें पता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन मुझे पता है, स्ट्रेंथ में निकालना चाहता हूँ। तो ये कौन सा सोलेनॉइड हम लोगों ने यूज़ किया है? डेट इज़ आइडियल वन, आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है, कौन सा होता है? जिसमें कि या तो लेंथ काफ़ी बड़ा होता है या फिर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, ए इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड दिस लेंथ इज़ वेरी वेरी लार्ज। तो इसे हम लोग इनफाइनाइट सोलेनॉइड या फिर आइडियल सोलेनॉइड बोलते हैं, और उसी के लिए हम लोग डेरिवेशन करना चाह रहे हैं। तो करते हैं। तो लूप कैसा लेना चाहिए मुझे? मैं एक ऐसा लूप ले रहा हूँ, ये है हमारा लूप, और ये है लूप का डायरेक्शन। इस तरीके से लूप का हमने डायरेक्शन चूज कर लिया। क्योंकि वायर में करंट आई है और नंबर ऑफ लूप्स वगैरह सब कुछ दिया गया, I is the current and N is the total number of turns, and L is the length of the solenoid. So एक small n हम लोग हमेशा डिफाइन करते हैं, that is capital N by small n, जिस small l जिसको हम लोग बोलते हैं number of turns per unit length। पर यूनिट लेंथ ये होता है। अब इससे मैं डेरिवेशन करूँगा, तो एम्पेयर सर्किट लॉ लगाऊंगा। एम्पेयर सर्किट लॉ क्या बोलता है? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई एन, और यहाँ पे वेक्टर होगा, और मुझे क्या निकालना है? आई इन। आई इन कौन सा होगा? ये वाला पार्ट, इतना सा जो पार्ट तुमने लिया है, दिस इज आई इन। लूप के अंदर है ना वो, तो कितना हो जाएगा लूप के अंदर है? तो उसके लिए मुझे लेंथ चूज करना पड़ेगा। तो ऐसा करता हूँ मैं, इस लेंथ को मैं x ले लेता हूँ और इस लेंथ को मैं y ले लेता हूँ। ऐसा मैंने ले लिया, एक रेक्टेंगल काइंड ऑफ। ये है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस। मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इस इंटीग्रेशन का जो लूप वाला इंटीग्रेशन है, इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लूप में जाना है। तो लूप को 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ए बी सी डी। तो लूप का इंटीग्रेशन जो है 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। इसको मैं ऐसा लिखूँगा, बी डॉट डी एल और बी डॉट डी एल कहाँ से कहाँ तक? ए से बी के लिए, प्लस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल किस जगह से किस जगह तक? बी से सी के लिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल सी से डी के लिए, और प्लस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल डी से ए के लिए इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन। ये मैंने लिखा है। डॉट प्रोडक्ट है हर एक जगह, तो इसका मतलब एंगल भी चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट के लिए डॉट प्रोडक्ट कितना हो रहा है बताओ? मतलब उन दोनों के बीच का एंगल, पहले थीटा बताना है मुझे, कितना हो जाएगा फर्स्ट वाले के लिए? फर्स्ट वाले ए से बी के लिए अगर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, और जो 0 हो जाएगा सर। हाँ, जो डीएल वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में। तो थीटा कितना होने वाला है? 0। बी से सी के लिए कितना होने वाला है थीटा? 90 होने वाला है। सी से डी के लिए 180 होने वाला है, या फिर 0 होने वाला है। अगर मैं लूप में एज्यूम करूं तो होगा 0 नॉट 180। हाँ सर। ठीक है, 0। और बी डॉट डी एल डी से ए के लिए
थीटा कितना हुआ? 90। 90। 90 डिग्री। तो जो 90 हुआ वो तो ज़ीरो हो जाएगा ना, ये वाला तो ऐसे ही जीरो ज़ीरो हो हो गया। जाएगा, ये वाला टर्म भी ऐसे ही ज़ीरो हो जाएगा। अब हाँ। बचा सिर्फ दो टर्म, कौन कौन सा? ये वाला और ये वाला, इन दोनों टर्म को देखते हैं। तो इंटीग्रेशन b डॉट डी एल फ्रॉम ए से बी प्लस इंटीग्रेशन सी से डी बी डॉट डी एल, है ना। डॉट तो हट गया क्योंकि हमें एंगल पता है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो सी से डी तक का होगा ये भी होगा ज़ीरो। इसका रीज़न बहुत ही कम जगह पे मिलेगा, क्योंकि जब हम लोग आइडियल सोलिनॉइड यूज़ करते हैं तो आइडियल सोलिनॉइड में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जो होता है वो ज़ीरो होता है, या फिर हम लोग लूप को ही काफ़ी दूर तक लेकर के जाते हैं, जिसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? ज़ीरो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो आउटसाइड सर द, एक बार और बोल दोगे क्या? हाँ मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आइडियल सोलिनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सोलिनॉइड हम लोग ज़ीरो एज्यूम करते हैं, या फिर दूसरा रीज़न हम लोग ये सोच सकते हैं कि ये जो लूप लिया है ये मैंने काफ़ी दूर जा कर के डिस्टेंस पे है, तो जितना ज़्यादा दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही ज़ीरो हो जाना है। बराबर है क्या? ये सब तुम्हें बुक वगैरह में हाँ। नहीं मिलता है। और इसके बारे में सोचना कि जस्ट ज़ीरो क्यों होगा, ये इसका रीज़न भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खैर ये हो गया ज़ीरो, तो अब सिर्फ एक ही बचा है, वो कौन सा है? ए से बी के लिए। तो सो बी इंटू डी एल ए से बी तक के लिए इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई एन होगा। अब क्या मैं ए से बी के लिए मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ, आइडियल सोलिनॉइड हमने यूज़ करा है, तो बी हमारा निकल जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन डी एल हो जाएगा, म्यू नॉट आई इन कितना हो जाएगा? अब आई इन निकालने की बारी है। ये लेंथ है हमारा x, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा और म्यू नॉट इंटू आई इन कितना होगा ये निकालना होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है ना, नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो देखो उस x लेंथ के लिए मैं डायरेक्टली करंट बता देता हूँ कि इसमें कितना आ जाएगा। इट विल बी I by L इंटू एक्स और इंटू एन, ये होगा करंट। ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ? पहले यूनिटरी मीटर लगा दिया मैंने, उसके बाद फिर n से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा I x by L इंटू एन। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो, कैपिटल N by L इंटू एक्स इंटू आई, तो क्या क्या कैंसिल आउट हो गया? x और x कैंसिल आउट हो गया। सो b इज इक्वल्स टू, जो फाइनल रिजल्ट बचेगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू आई, ये आया आंसर। तो ये हमारा इनफाइनाइट सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड का आंसर आ गया, इट इज म्यू नॉट एन आई। और ये डेरिवेशन तुम लोग को जनरली पूछा जा सकता है बोर्ड्स में, तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद रहना चाहिए और डेरिवेशन भी पता होना चाहिए किस तरीके से किया गया। डॉट प्रोडक्ट को किस तरीके से हमने देखा, बहुत ही कम जगह पे इस तरीके से बताते हैं। डॉट प्रोडक्ट को किस तरीके से हटाया मैंने, और इवन मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से ज़ीरो किया। नेक्स्ट आते हैं, डेट इज टोराइड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड।
टोराइड का भी नाम सुना है क्या? नो सर। कैसा नो होता है सर। टोराइड, उसको समझते हैं। मान लो कि मेरे पास एक सोलिनॉइड है, लॉन्ग सोलिनॉइड है, इनफाइनाइट सोलिनॉइड नहीं है, लॉन्ग है। और उस लॉन्ग सोलिनॉइड को मैंने बेंड कर दिया, और बेंड करके मैंने इसको एक सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इस टाइप का बन जाएगा ये, है ना, इस फॉर्म में आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सोलिनॉइड, सॉरी टोराइड बोलते हैं। तो इस सोलिनॉइड को अगर मैं बेंड कर दूंगा टोराइड के फॉर्म में, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, आया ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाएगा। पहले था स्ट्रेट, अब तुमने वायर को ही बेंड कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाएगा, और ऑफकोर्स लूप में तो एग्जिस्ट करता ही है। तो इस तरीके से हमारा एक टोराइड बन जाएगा। और इस टोराइड का मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होगा वो कितना होगा, जितना सोलिनॉइड में होता था, तो देख के ही पता चल रहा है। चलो तो फिर भी इसका डेरिवेशन कर लेते हैं अपन। तो मान लो कि एक टोराइड है, और इसमें वायर्स मैंने रैप कर दिए हैं। तो वायर्स मान लो इस तरीके से रैप किए गए, ऐसा। ये वायर्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही पास पास में होते हैं। मैं थोड़ा दूर दूर दिखा रहा हूँ। जैसा कॉइलिंग वगैरह तुम लोग अपने फ़ैन वगैरह में देखते हो, या फिर किसी मोटर में देखते हो, उसी तरह के कॉइलिंग इस जगह पे होता है। इवन ट्रांसफार्मर वगैरह में भी इसी तरीके से कॉइल करते हैं। तो करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा, लेट से इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। इस तरीके से, तो जिस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, मैं उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो बता ही सकता हूँ, है ना। कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, लूप में, और वो भी सर्कल क्लॉकवाइज। इस तरीके से लूप में होगा, ढेर सारे लाइंस होंगे, बना नहीं रहा। तो मुझे इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला चाहिए, कितना होगा। तो मैंने क्या किया, आर डिस्टेंस पे गया, और आर डिस्टेंस पे जा करके मैंने एक लूप कंसिडर किया। ये जो लूप है इमेजिनरी लूप है, और आइडियल टोराइड है, तो इसका जो एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो भी कम होगा। ठीक है, ये लूप मैंने ले लिया, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और वो वाला लूप है। फार्मूला लगा लो इसके लिए। तो इसमें भी हमारे नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह चीज़ होते हैं, एंड जो होते हैं हमारे नंबर ऑफ टर्न्स होता है, एंड एल जो होगा वो होगा लेंथ, और लेंथ ऑफ द टोराइड कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। अगर तुमने ये डिस्टेंस आर लिया है तो 2 पाई आर हो जाएगा। और इसमें भी स्मॉल एन डिफाइन किया जाता है, इट इज़ n बाई एल विच इज़ n अपॉन 2 पाई आर विच इज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और मैंने इसमें लगा दिया साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू मी नॉट इंटू आई एन।
और थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लूप सेम डायरेक्शन में, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। और फिर साइक्लिक इंटीग्रेशन बी डॉट डॉट हट जाएगा, मी नॉट इंटू आई इन हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड हर एक लोकेशन पे कांस्टेंट होगा, तो बी को मैंने बाहर कर लिया, और ये साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ टी एल हो जाएगा। और ये मी नॉट आई इन कितना हो जाएगा, टोटल करंट। और टोटल करंट कितना होने वाला, नंबर ऑफ टर्न्स है n, और हर एक टर्न्स में करंट है i, तो ये हो जाएंगे टोटल करंट। सो ये हो जाएगा 2 पाई r सरकमफेरेंस, और ये n इंटू आई, उसको डिवाइड कर दो, b विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल M बाय 2 पाई r इंटू आई, विच इज म्यू नॉट n i। ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया सबको? हाँ सर। चलो अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। अभी तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन चल रहा था और डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक सिलेंडर है और एक और सिलेंडर अंदर है जो कि सॉलिड सिलेंडर है। दिस इज हॉलो सिलेंडर, और ये है सॉलिड सिलेंडर, दिस वन। इसके रेडियस वगैरह गिवन है। ये रेडियस दिया गया r, और ये रेडियस दिया गया है 2r। और करंट जो फ्लो कर रहा है डेट इज I गिवन है। इसमें हॉलो सिलेंडर में I करंट फ्लो कर रहा है और सॉलिड सिलेंडर में भी I करंट फ्लो कर रहा है। तो मैं तीन लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पहला A, दूसरा B एंड थर्ड C, जो कि सभी A, B और C डिस्टेंस पे है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट लोकेशन A, एट लोकेशन B एंड एट लोकेशन C। सॉल्व करो। तो इसके लिए मुझे एम्पियर सर्किट लॉ लगाना पड़ेगा और तीन लोकेशंस पे लगाने पड़ेंगे। A, B, C तीनों लोकेशन पे एम्पियर सर्किट लॉ लगा करके मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो ही मैं इसमें लगा सकता हूँ। तो ये एक पहला लोकेशन A के लिए एम्पियर सर्किट लॉ लगाया। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ P डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन लिखूँगा मैं। तो ये वेक्टर है और हमें पता है कॉस 0 होगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन डी एल आएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। साइड में करंट कितना हो जाएगा, इसका करंट डेंसिटी हम लोगों ने याद करो निकाला था, दैट वाज जे विच इज आई बाय पाई आर स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला आने वाला है वही आने वाला है, जे आर इंटू पाई ए स्क्वायर लिखूँगा मैं। और ये कितना हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई ए इज इक्वल टू म्यू नॉट जे पाई ए स्क्वायर। अब इस ए को कैंसिल आउट कर लो और मेरा फाइनल फार्मूला सेम जो हम लोगों ने प्रीवियस निकाला था सॉलिड सिलेंडर के लिए एग्जैक्टली वही आएगा। डेट विल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे आर बाई 2। आर की जगह पे बस मुझे ए पुट करना पड़ेगा और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है क्या? Yes. एक मिनट।
तो नेक्स्ट वाले के लिए क्या करना है, अगर पॉइंट बी पे है तो पॉइंट बी के लिए मुझे फिर से एक लूप एज्यूम करना होगा इस जगह पे, और इसके लिए b इज इक्वल टू लिख देता हूँ, डेट इज मी नॉट जे a/2 हो जाएगा ये आंसर। दूसरा कितना हो जाएगा b के लिए, b के लिए वे एम्पियर सर्किट लॉ इस पर मुझे लगाना पड़ेगा। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू मे नॉट आई इन, और इनसाइड करंट कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा सिर्फ यही वाला आएगा इनसाइड, बाकी दूसरा वाला तो आएगा ही नहीं। तो मे नॉट इंटू आई, और ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई b। सो b इज इक्वल्स टू मे नॉट आई बाय 2 पाई b, ये हो जाएगा हमारा आंसर। लास्ट सी वाले के लिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल्स टू मे नॉट आई इन, और लास्ट वाला जो है उसमें जो लूप बन रहा है वो लूप पूरा का पूरा बाहर है, इसका मतलब टोटल करंट 2i आ जाएगा, है ना, इनसाइड करंट। तो ये हो जाएगा b इंटू डी एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई c। सो b इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल आउट कर लो, म्यू नॉट आई बाय पाई c, ये आ जाएगा आंसर। तो ये सिंपल क्वेश्चंस थे जिसमें कि हम लोगों ने सिमेट्री देख करके एम्पेयर सर्किट लॉ लगाया। इसको कैविटी प्रॉब्लम भी बोलते हैं, लेकिन एक इससे अच्छा भी कैविटी प्रॉब्लम होता है जिसमें कि ये सिमेट्रिकल लोकेशन पे सिलेंडर नहीं रखे होते हैं। तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जिसमें कैविटी प्रॉब्लम अच्छे तरीके से डिटेल में हमें समझ में आएगा। ठीक है।